Hey viewers, how are you all? Hope you all guys are doing really very good for your CA Foundation exam, CA Foundation December attempt exam. So in this video हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरी 30 दिन में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आखिरी में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें आखिर लॉ के आंसर शीट में आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। हालांकि देखा जाए तो हमारे पास लगभग कुछ 30 डेज लेफ्ट रह रहे हैं, 30 डेज हमारे पास रह रहे हैं। तो हमारा इस समय सबसे बड़ा टारगेट क्या बनता है? 30 डेज हमारा रह रहे हैं और हमें स्कोर करना है कम से कम 70 प्लस स्कोर करना है हमको। तो इसके पहले सबसे बढ़िया टारगेट होना चाहिए कि आप इसी 30 डेज को अपने सारे डेज को 10 डेज में डिवाइड कर लो। 10 डेज में डिवाइड कर लो। और ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी साबित होने वाली है अगर आपने छोटे छोटे टारगेट बना के बड़े टारगेट को अचीव करने की कोशिश किया जाए तो। क्योंकि अगर छोटे टारगेट बनाओगे, अगर छोटी खुशियां मिलेगी तो मोटिवेशन काफी अच्छे लेवल पे होगी आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले 10 डेज में क्या करना है? 10 डेज में आपको सबसे डिफिकल्ट चैप्टर चूज करना है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के सोगा अपना और पार्टनरशिप के केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और आने वाले 10 डेज में इन चैप्टर के साथ साथ बाकी दोनों चैप्टर का अच्छा खासा रिवीजन केस स्टडी के साथ और डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, अराउंड 80% पीपल, आप मुझे कंसीडरेशन की डेफिनेशन बताने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन मैं वहीं पर अगर एक कंसीडरेशन या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की केस स्टडी पूछूं, इट माइट बी दैट सभी लोगों केस स्टडी को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय आपको स्कैनर की मदद लो या आरटीपी, नहीं, सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आरटीपी, एमटीपी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आप उनकी मदद से आप जितने भी केस स्टडी क्वेश्चन है उनको क्रैक करने की कोशिश करो। अगर आप 20 दिन में अगर आप ये दोनों चीजें करने की कोशिश करते हो और आखिरी 10 दिन में वीसीआर के साथ एक अच्छा खासा हर दिन आप 3 घंटे की सीटिंग लॉ के लिए मारते हो, तो आप 70 प्लस स्कोर करने में कामयाब हो जाओगे। ये मेरी बात है, मैं आपसे रख रहा हूँ जो। और इस समय यही अच्छा हुआ कि आप अपने डेज को डिवाइड करो। ये लॉ के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है, आप सारे सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी। अगर आप डेज को डिवाइड करते हो कि मुझे इतने दिन में ये टारगेट खत्म करना, अभी आपको दिसंबर का टारगेट मत देखो, अभी आप देखो कि मुझे आने वाले 10 दिन, आने वाले एक हफ्ते में क्या करना है। वो ज्यादा आउटपुट ला के देगा एज कम्पेयर टू अगर आप 40 दिन का टारगेट बनाते हो। ठीक है, छोटे टारगेट बनाओगे तो छोटे टारगेट अचीव करने में आसानी होगी और आपको मोटिवेशन लेवल बढ़ाने में भी आसानी होगी आपकी। ठीक है, ये तो रही बात 10 डेज की स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है आप लोगों के लिए, आप लोगों का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसी 30 डेज में करनी है। हमें इसी 30 डेज में क्या करनी है? आरटीपी एमटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करने ही है, साथ में हमें ऐसी चीजें देखनी है, हमें ऐसी चीज भी देखनी है कि जिससे आंसर की प्रैक्टिस कैसे किया जाए, आंसर आखिर हमें लिखना कैसे है। तो सबसे पहले अगर आंसर आपको लिखना है तो आप अपने आंसर को या तो पैराग्राफ डिवाइड करके लिखो, या तो आप पैराग्राफ को डिवाइड करके लिखो, या तो आप बुलेट में लिखो, या तो आप बुलेट बना के लिखो। सबसे पहली बात तो आप पैराग्राफ में लिख लो, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, जो भी आपका है। मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप अगर पैराग्राफ बना के लिखते हो तो काफी अच्छा रहेगा। उसी पैराग्राफ में अगर आप बुलेट डाल देते हो तो काफी अच्छा लुक बनता है आपके क्वेश्चन, आपके आंसर शीट का काफी अच्छा लुक बनता है। और वो जो एक साथ ही जब आंसर आ जाता है और वो मतलब समझ नहीं आता, टीचर जो चेकर होता है उसको भी ज्यादा समझ नहीं आती। अगर आप पैराग्राफ को डिवाइड करोगे तो उसके लिए भी आसानी होगी और आपके माइंड में क्लियरिटी रहेगी कि हमने क्या क्या पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, दूसरी बात बनती है जब अगर केस स्टडी आती है, केस स्टडी क्वेश्चन आता है, तो उसको आखिर कैसे टैकल किया जाए। केस स्टडी क्वेश्चन को सबसे पहले केस स्टडी का प्रोविजन लिखना चाहिए। सबसे पहले प्रोविजन लिखो, उसके बाद फैक्ट लिखो, उसके बाद कंक्लूजन लिखो। प्रोविजन लिख दो कि आखिर ये कहाँ से आया है, कहाँ से रेफरेंस है, और फैक्ट मतलब केस का नाम डाल दो, और आखिरी में अपना कंक्लूजन लिख दो। बहुत सारे मेथड है कि पहले फैक्ट लिखो फिर रेफरेंस लिखो, और एक ये भी है पहले पूरा फैक्ट लिख दो, क्वेश्चन मतलब सारा यहाँ पे स्टिक कर दो, फिर रेफरेंस लिख दो, फिर डिस्कशन वगैरह कुछ होता है शायद, कंक्लूजन, ये भी चलेगा। ये पहले फैक्ट लिखो, फिर रेफरेंस लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो, ये भी चलेगा। केस स्टडी अगर आप इस वे में कर रहे हो तो अगर आप 5 नंबर से, तो 5 नंबर लाने में काफी आसानी हो जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर आप सेक्शन नंबर और सॉरी तीसरी बात, सेक्शन नंबर और क्लॉज नंबर। देखो, सेक्शन नंबर और क्लॉज नंबर की बात है कि लिखना जरूरी नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा अगर लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हमें लिखना मैंडेटरी बन जाता है। जैसे कंसीडरेशन, अगर हम वहाँ पे से नहीं डालेंगे कंसीडरेशन का सेक्शन, तो टूडी तो वहाँ पे थोड़ा गलत हो जाएगी यार, हमें डालना चाहिए था। ठीक है, हमें वहाँ पे डालना चाहिए था। जैसे कंपनी की डेफिनेशन, अगर आप कंपनी की डेफिनेशन में अगर वो नहीं डालोगे तो वो थोड़ा ना गलत हो जाएगा। तो आपको सेक्शन नंबर जहाँ रिलेवेंट आपको दिखता है, जो मतलब असली सेक्शन है, मतलब कि सेक्शन 56, सेक्शन 73, ये सारे आसान सेक्शन, अगर आप उनको पुट करते हो तो
मार्क्स में थोड़ा इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इतना अच्छा बड़ा इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। वैसे रिलेवेंट है पर इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्या है कि सबसे बड़ी बात है, ये चौथा है ना, सबसे बड़ी बात है, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। आपके जो भी आंसर होने चाहिए टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। आपको राम कथा वहाँ पे नहीं लिखनी है, आपको वहाँ पे राम कथा नहीं लिखनी। जो आंसर, जो क्वेश्चन आंसर की डिमांड कर रहा है, आपको वही सारे आंसर वहाँ पे पुट करने। ये मेरी मैं आपको बात नहीं बता रहा हूँ, ये आईसीआई भी डिमांड करता है। अगर आप आईसीआई का देखोगे, अगर जो क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उससे थोड़ा बहुत भटक के आंसर देते हो तो आईसीआई नंबर काटता है। तो आपको क्या रहना है, स्टिक रहना है आपके क्वेश्चन से। आपको वहीं से आंसर देने हैं जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। आप कहीं से भी बाहर के या अपनी कहानी वहां पे डिस्कशन नहीं करनी। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसी को आपको जवाब देना है, ठीक है। और अगर स्पीड एंड राइटिंग की बात आती है, पांचवी भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन बन जाता है कि यार हमारी आखिरी में लॉ में स्पीड बहुत धीमे होती है, यानी हम बीसीआर आखिरी में करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं टाइम नहीं बचता। तो मैं इसी स्पीड में बात करूंगा कि आप सबसे पहले अपना लॉ का पेपर खत्म करो। सबसे पहले अपना लॉ का पेपर खत्म करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर 60 मार्क्स का पेपर आपका मान लो 2 घंटे में हो गया, या 2 घंटे 1 घंटे 50 मिनट हो गया, तो आपको 1 घंटे में बीसीआर पेपर आराम से कर लो, कोई दिक्कत। आखिरी में थोड़ा रश होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको 1 घंटे में पेपर करने में, कोई रश नहीं आएगा। अगर आप, लेकिन एक बात और, बीसीआर के पेपर में क्या होगा कि अगर आप जो पैराग्राफ्स होते हैं, जो 15 मिनट हमको पढ़ने को मिलते हैं, उसमें आप पैराग्राफ को जरूर सॉल्व करो। उसमें आप क्वेश्चन पेपर को देखो मत कि कौन कौन से चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन पेपर आसानी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो कि बीसीआर के आखिर जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, आपको 15 मिनट में पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व करने हैं, तो आपको आखिरी में आसानी होगी अपने क्वेश्चन पेपर को सम अप करने के लिए, ठीक है। तो यही बात है, मतलब टाइम मैनेजमेंट है अपना। आखिर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये भी एक बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राइटिंग का ही हिस्सा होता है। ये सारी चीजें राइटिंग की हिस्सा है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी अच्छी, कि आपको पेपर आखिर में कैसे अपीयर करना है और आपको आखिर के 30 डेज में कैसे सम अप करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो रिलेवेंट लगती है, आपको वीडियो पसंद आती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बस यही हमारी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।